Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी सीरीज है लक्ष्मीकांत की। तो जैसे ही हम चैप्टर 3 खोलेंगे तो वहाँ पर आएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ संविधान, और संविधान का के बारे में यहाँ पर 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मीन्स छोटा संविधान भी। इसका रीजन क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इतने सारे प्रावधान संविधान में जोड़े गए थे कि इसको एक मिनी संविधान मीन्स एक छोटा संविधान का दर्जा दिया गया, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारा संविधान था उसके अलावा काफ़ी सारे प्रावधान इसके द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 हमेशा याद रखना। इसी के साथ लिखा हुआ कि केशवानंद भारती मामले में जो 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। 24 अप्रैल 1973 सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। इसके तहत क्या कहा गया केशवानंद भारती मामले में कि अनुच्छेद 368 के तहत, देखो याद रखना क्या, कि जो आर्टिकल है 368, आर्टिकल 368 किस लिए बना हुआ है, इसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है वो आगे देखेंगे हम, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत केशवानंद भारती में ये कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मीन्स मूल ढांचा क्या होता है, संविधान में कुछ मौलिक तत्व हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। अगर बात करें कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री शासन है, मीन्स संसदीय शासन व्यवस्था है, उसको बदलकर अगर ये तानाशाही कर दे मोदी गवर्नमेंट अभी, तो क्या ये सही है? तो ऐसे नहीं किया जा सकता। मीन्स ये मूल ढांचे में परिवर्तन है, और ऐसा कौन नहीं कर सकता? संसद नहीं कर सकती, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में ऐसा कहा गया। ये भी कहा गया कि मूल ढांचे के तत्व कौन कौन से हैं, इसका निर्धारण समय समय पर कौन करता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये भी याद रखना, या हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो ये कौन करेगा इसका डिसाइडेशन? कोर्ट, जुडिशरी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बेसिक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, आगे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। संविधान के मूल तत्वों का सिद्धांत यहाँ पर आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती वाद 1973, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। संविधान की विशेषताएं। सबसे लंबा हमारा संविधान है लिखित, नम्यता अनम्यता के बीच में, मीन्स हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। आगे इसको देखेंगे ऐसा क्यों कहा गया है। एकात्मकता की और झुकावा के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था तो है, मीन्स राज्यों और केंद्र दोनों को, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, राज्य और केंद्र को दोनों को शक्तियां मिली हुई है, पावर, सेंटर को भी और स्टेट को भी, लेकिन दोनों जो मैक्सिमम पावर है वो किसकी तरफ झुका हुआ है? सेंटर की तरफ। सरकार का यहाँ संसदीय रूप है, आगे देखेंगे संसदीय रूप क्या होता है। संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों में समन्वय है, ना तो हमारे यहाँ संसद पूरी तरह संप्रभु है, ना ही पूरी तरह न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ है? अमेरिका। और संसदीय संप्रभुता कहाँ है? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो ये भी देखेंगे इसका अर्थ होता क्या है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मीन्स हमारे पास एक ही न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऐसा नहीं कि राज्यों की न्यायपालिका अलग है। मौलिक अधिकार है हमारे को दिए हुए, फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज है, मीन्स मौलिक कर्तव्य है हमारे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अगर 18 से ऊपर किसी की एज हो जाती है तो वो वयस्क मताधिकार दे सकता है। एकल नागरिकता, मीन्स राज्यों और केंद्र की एक ही नागरिकता है। आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान में। त्रिस्तरीय सरकार है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स, जिसमें पंचायतें आती है। सहकारी समितियां, मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई गई है संविधान के द्वारा। ये सभी हम आज डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट जो विशेषता है क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? इंडिया का। इसमें कहा गया है चैप्टर में कि 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया था। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे संविधान में 93-95 अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल और 8 अनुसूची थी। बाद में हमने 3-4 नई अनुसूची जोड़ दी। अब टोटल कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां। उसमें 9th 10th 11th एंड 12th ये नई जोड़ी गई।
संविधान जो हमारा है, जनरली संविधान की बात करें तो दो प्रकार का होता है, लिखित जैसे अमेरिका, अलिखित मीन्स ब्रिटेन। लिखित मीन्स पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, पहले से बनाया हुआ है कि संविधान कैसा होगा, क्या क्या पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये पहले से लिखा हुआ है कहाँ, अमेरिका में। अलिखित संविधान का मतलब ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई फिक्स बुक नहीं है। मीन्स ब्रिटेन में क्या होता है कि डेली कोई नया लॉ बनता है, वही संविधान का पार्ट होता जाता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान। मैंने कई स्टूडेंट से बात की, कई लोगों से जब इसमें बीच में टॉक होती है तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि अलिखित का मीन्स वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और सभी जो लोग हैं उनको रटा हुआ है क्या, संविधान। मीन्स वहां पर संविधान लिखने की जरूरत ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वहां पर भी लिखा हुआ है बट परमानेंट नहीं है, डेली उसमें कुछ नई चीजें ऐड होती रहती है, वो संविधान बनता रहता है डेली, इसीलिए क्या है, अलिखित। 4 नए जो भाग जोड़े गए वो है 4A उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां और 14A इसके द्वारा ट्रिब्यूनल्स। 4 नए भाग संविधान में जोड़े गए, ये याद रखना। अब भारतीय संविधान का इतना विस्तृत होने के पीछे रीजंस क्या है, एक तो भौगोलिक विस्तार ज़्यादा हमारे इंडिया का, इसलिए संविधान ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि नए नए एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है, इतने बड़ी संविधान के लिए अलग अलग प्रावधान करना ही पड़ेगा। किसी क्षेत्र को हमको दर्जा देना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट का, किसी को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देना पड़ेगा, विविधता बहुत ज़्यादा इंडिया में, उन सभी के भावनाओं का ध्यान रखना है। ऐतिहासिक जो अगर बात करें 1935 का एक्ट भी बहुत बड़ा था, तो वहाँ से बहुत सारे प्रावधान हमने लिए हैं। राज्य और केंद्र को एक ही संविधान है, तो दोनों के लिए जो प्रशासन के प्रावधान है एक ही में है, सारी शक्तियां एक ही संविधान में लिखी गई है। कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, इसीलिए नए नए कानून जोड़े गए। शासन, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भी विस्तृत प्रावधान यहीं दे दिया गया कि गवर्नेंस कैसे होगी। नेक्स्ट है संविधान के स्रोत। मौलिक अधिकार कहां से लिए, यूएसए से, मीन्स फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, हमने आयरलैंड से लिए हैं। संसदीय व्यवस्था हमारा ब्रिटेन से लिया हुआ है। अगर 1935 के एक्ट की बात करें तो हमने संघीय व्यवस्था मीन्स फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, आपातकालीन अधिकार, प्रशासनिक विवरण, ये सभी हमने कहां से लिए हैं, 1935 के एक्ट से, तो ये याद रखना। नेक्स्ट विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। मीन्स हमारा संविधान, नम्यता मीन्स हमारा संविधान लचीला भी है, अनम्यता का मीन्स संविधान हमारा कठोर भी है। लचीला संविधान मीन्स आम कानून के समान हम संविधान में क्या कर सकते हैं, चेंज, तो संविधान संशोधन हम कर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन में ऐसा होता है। लेकिन इंडिया में भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। कठोर संविधान जो संशोधन है वो विशेष प्रक्रिया के द्वारा, जैसे विशेष बहुमत के द्वारा हमारे इंडिया में होता है, कभी कभी सभी प्रावधान नहीं, तो ऐसा हमेशा अमेरिका में होता है, ऐसा हमेशा ब्रिटेन में होता है, इंडिया में ये दोनों मिक्स हैं, इसीलिए क्या है, इन दोनों का समन्वय। भारत का संविधान की बात करें तो लचीला और कठोर क्यों है, क्योंकि हम सिंपल मेजोरिटी मीन्स हाफ प्रेजेंट एंड वोट, और कठोर क्यों, जब विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोट, हाफ टोटल, और कई बार कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें आधे स्टेट्स की भी मान्यता लेनी पड़ती है जब संघीय मामले रहते हैं। ये बहुत आगे अच्छे समझ में आ जाएगा, केवल आप लिखते रहना, बाद में आगे ऐसा समझ में आएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं संविधान का संशोधन। यहाँ पर सामान्य बहुमत के द्वारा क्या हो, लेकिन सामान्य बहुमत के द्वारा जो भी संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा, उसकी सभी प्रक्रियाएं इसमें शामिल है। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत केवल विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, बाकी और जो सिंपल मेजोरिटी के साथ संविधान संशोधन होगा वो सामान्य बहुमत के द्वारा ही होगा, और आर्टिकल 368 एक्ट में वो नहीं आएगा। आर्टिकल 368 में सामान्य बहुमत मीन्स ऑफ टोटल 2/3 प्रेजेंट एंड वोट, या फिर एक अलग बहुमत हो सकता है जब संघीय मामले हो तो आधे राज्यों की अनुमति लेना भी जरूरी है, आधे से ज्यादा राज्य भी अनुमति दें, तो ये याद रखना। ऑफ टोटल मीन्स अगर स्ट्रेंथ 245 है अगर राज्यसभा की, तो क्या होगा 245 यहाँ पहले आधे, उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा टोटल का पहले मेजोरिटी हो, फिर प्रेजेंट एंड वोट 2/3 और आधे राज्य जब कोई संघीय मामला होगा। तो एकात्मकता की झुकाव मीन्स राज्य की जगह केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, उसके लिए
इसका रीजन क्या है कि हमारा केंद्र सशक्त है, एकल संविधान है हमारे पास, आपातकालीन प्रावधान है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, एक ही न्यायपालिका है, लचीला संविधान है, जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बदल देती है, एकल नागरिकता है। मीन्स कुछ प्रावधान, पूरे नहीं। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो कीड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, राज्यों में हमेशा केंद्र का कहना मानते हैं। और याद रखना कि ऑल इंडिया सर्विसेज संबंधित एक बार क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 312 के तहत 2/3 प्रेजेंट एंड वोट मीन्स 2/3 बहुमत के साथ अगर राज्यपाल एक प्रस्ताव पारित कर दे तो इंडिया में नई ऑल इंडिया सर्विसेज बन जाती है। तो ये याद रखना। संघीय व्यवस्था के किस आधार पे है, ये तो सभी एकात्मक मीन्स केंद्र की शक्तियां ज्यादा बता रहा है। सेकंड है संघीय व्यवस्था किस आधार पर, मीन्स जहां पर केंद्र और राज्यों को बराबर माना गया है, तो दो सरकार है केंद्र राज्यों में। शक्तियों का पृथक्करण संविधान के द्वारा, लिखित संविधान है, कभी भी कोई बात आएगी तो संविधान में क्या क्या लिखा हुआ दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। कठोर संविधान है, जल्दी से बदल नहीं सकते। और संविधान की सर्वोच्चता है, ना तो केंद्र सरकार किसी पे अपना ज्यादा जोर नहीं चला सकती क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो न्यायपालिका दोनों का सोल्व कर सकती है डिस्प्यूट को। और द्विसदन मीन्स राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा पूरे इंडिया के लोगों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये हमको याद रखना है। अब है आगे एक संघीय शब्द। क्या संघीय शब्द हमारे संविधान में यूज किया गया है, तो हमने फेडरल सिस्टम यूज नहीं किया गया, संघीय शब्द हमने यूज नहीं किया। हमने संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा है राज्यों का संघ मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमने यूज किया है। और इसमें दो चीजें समाहित है कि एक तो हमने किसी तरह से राज्यों के बीच में समझौता कर एक साथ नहीं लाए हैं, दूसरा किसी भी राज्य को अपनी मनमर्जी के साथ भारत के संघ से अलग होने की कोई ही अधिकार नहीं है। ये दोनों याद रखना। अब आता है आगे एक पॉइंट, लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय जनता के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, जो भी कोई मामला हो, कोई नया लॉ बनना हो तो जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा लिया जाता है, इनको पहले जनता चुनती है फिर ये ही सारे निर्णय लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन। अध्यक्षीय में क्या होगा, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा रहता है। यहां लेजिस्लेचर मींस कार्यपालिका और विधायिका दोनों अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, सेपरेशन पावर है। जबकि इंडिया में पार्लियामेंट्री शासन है। इंडिया और ब्रिटेन दोनों में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले तो जो मंत्री रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है, और जब लॉ बनना रहता है तो संसद में बैठकर वो लेजिस्लेचर का काम भी करते हैं। मीन्स यहाँ दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है, समन्वय सहयोग। और यूपीएससी 2019 यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें चेक एंड बैलेंस और किस टाइप से उनमें आपस में सहयोग है, क्या पूरी तरह पावर सेपरेशन है। तो ये अगर इतना सा पहले ही बना दिया गया, अगर इतना सा बना दो डायग्राम के साथ, तो क्या है आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। संसदीय प्रणाली, इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ वेस्टमिनिस्टर जो है वो एक जगह का नाम है जहां पर संसद है किसकी, ब्रिटेन की, इसीलिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। उत्तरदायी शासन भी इसको बोलते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकारें भी बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें दो तरह की कार्यपालिका, एक वास्तविक और एक नाममात्र। वास्तविक आईएएस अधिकारी और नाममात्र जो मंत्री बनते हैं 5 साल के लिए। बहुमत दल का यहाँ शासन होगा। कार्यपालिका जो है विधायिका के समक्ष संयुक्त जवाबदेहिता रहेगी, मीन्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर कार्यपालिका की विधायिका के सामने, मीन्स अगर कभी भी अविश्वास मत पारित होता है तो उनको सबको जाना पड़ेगा, किसको, कार्यपालिका को। मीन्स सभी मंत्रियों का पद जाएगा, मीन्स चला जाएगा। तो यह है संयुक्त जवाबदेही। कोई एक ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मेरी जवाबदेही नहीं है। अगर गवर्नमेंट के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता तो सभी मंत्रियों को, चाहे कोई अच्छा कर रहा हो काम, चाहे कोई बुरा काम कर रहा हो, इसका मीनिंग यह है, और उन सभी को सरकार में से जाना पड़ेगा। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, मीन्स यहां पर मंत्री 6 महीने बिना सदस्यता के रह सकते हैं, लेकिन उनको बाद में सदस्यता लेनी पड़ेगी। निचले सदन का यहां विघटन होता है, मीन्स लोकसभा, और पीएम और सीएम के नेतृत्व में सरकार बनती है। अब यहां पर है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। ये क्या है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, मीन्स ब्रिटेन में कोई भी लॉ पारित कर देती है संसद, तो उसको वहां की न्यायपालिका समाप्त नहीं कर सकती, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। इसीलिए संसदीय संप्रभुता 100% कहाँ, ब्रिटेन में। न्यायिक सर्वोच्चता कहां पर है, यूएसए में 100% है। मीन्स अगर यूएसए में कोई लॉ बनता है
संसद के द्वारा, तो न्यायपालिका 100% लॉज का क्या कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। जबकि इंडिया में कौन सी कर सकती है, केवल वे न्याय जो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करते हैं। इंडिया की बजाय अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ ड्यू प्रोसेस वो लॉ है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, मीन्स जो विधायी द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार न्यायपालिका क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जबकि अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है, किसको करती है या किसको नहीं। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता, यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता, दोनों है। यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता मीन्स यहाँ न्यायपालिका सबसे बड़ी है, यहाँ पर संसद सबसे बड़ी है। मीन्स संसद कोई भी लॉ बना सकती है तो न्यायपालिका उसको खत्म नहीं कर सकती। जबकि यहाँ न्यायपालिका संसद के बनाए हुए किसी भी लॉ को समाप्त कर सकती है। लेकिन इंडिया में दोनों का मिक्सअप है। संसदीय संप्रभुता मीन्स संसद संवैधानिक शक्ति प्राप्त की हुई है, मीन्स संविधान में उसको संशोधन करने की शक्ति है और वो कोई लॉ बना सकती है। लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर संसदीय कानून खराब है तो उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये दोनों मिक्सअप है कहाँ पर, इंडिया में, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। पूरी तरह संसद भी संप्रभु नहीं है इंडिया में, और न ही पूरी तरह न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है। तो ये याद रखना। कई बार आपने देखा होगा संसद न्याय जो दिया है न्यायपालिका के द्वारा उनको भी चेंज कर देती है। एग्जाम्पल SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट में संशोधन कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग बोला था तो संसद ने अपने हिसाब से कर दिया। तो ये लेक्चर आप जरूर देख, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगेन लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को। तो आप इसको जरूर फॉलो करने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।